Hello everyone, my name is Anand and we are doing lecture number 2 of atomic structure. इस लेक्चर में बच्चे हम लोग अर्ली एरा के मॉडल को पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में आइडिया ले रखा है। कैथोड रेज और एनोड रेज का डिस्कवरी वगैरह देखा था आपने, किस तरह से डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट वर्कआउट किया था। ये सब चीजें हम लोग सीख रखे हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की नॉलेज हो जाने के बाद जे थॉमसन साहब का एटॉमिक मॉडल आता है। क्या है आपका? जे थॉमसन ने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया। जे थॉमसन का एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो आपका एटम होता है ना, उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं कंप्लीटली क्या होते हैं, स्प्रेड आउट होते हैं। ठीक है ना। तो इसका सिंपल से कह सकते हो, जो आपके एटम का जो एटम इज अ स्फीयर ऑफ, क्या बोल सकते हैं, स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन इट। ठीक है ना, एम्बेडेड इन इट टू न्यूट्रल द एटम, टू न्यूट्रल द एटम। सिंपल सा स्टेटमेंट है, कुछ है नहीं। देखो क्या कहने का मतलब है। इनका मीनिंग ये है कि ये मान लो मेरा एटम है, तो बच्ची एक ऐसा स्फीयर है जिसमें क्या हुआ है, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस, ये पूरा प्लस इसमें ऐसे फैला पड़ा है, ये प्लस यहाँ प्लस, ऐसे पूरा क्या है, प्लस फैला पड़ा है। ठीक है ना। अब यहाँ कहानी प्लस की तो हो गई, और इसमें क्या हुआ, समवेयर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे एम्बेडेड फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन ऐसे एम्बेडेड फॉर्म में। क्लियर हुआ पॉइंट, क्या कहने का मतलब है। उनके हिसाब से क्या था, ये पूरा का पूरा जो कहानी आप बना रहे हैं, कहानी इतना सा है कि पूरा स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज कर दो, बीच में कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड कर दो। ये इलेक्ट्रॉन का जो नंबर था, मतलब ये तो साफ साफ था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चे बराबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, तभी तो ये न्यूट्रल होंगे भाई। नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में इक्वल अमाउंट में रहेंगे तो ये एटम क्या हो जाएगा, न्यूट्रल बना रहेगा। इसे हम प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं, ऑल्सो नोन एज द नेम ऑफ प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है ना, प्लम खीर मॉडल है ये। ठीक है ना, पुडिंग का मतलब खीर होता है, तो प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसको हम लोग वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी जानते हैं। देख लो एग्जांपल, एकदम स्टेटमेंट क्लियर हो। वाटरमेलन की बात बोलो जो आप देखे हुए, ये वाटरमेलन का एक कंडीशन ले लो कोई। ठीक है ना, एक वाटरमेलन आपने लिया और इसको बीच से काट दिया, तो इस कंडीशन में क्या होगा बच्चे, जब ये वाला पूरा पोर्शन जो ये दिख रहा है वो पूरा रेड होता है, तो इनके अकॉर्डिंग जो ये रेड पोर्शन है वो आपके प्रोटॉन है, क्योंकि पूरे स्फीयर में फैला पड़ा है। और जो तुम सीड देखते हो ब्लैक ब्लैक कलर के, इसके अंदर जो होती है सीड, ठीक है ना, वो बच्चे क्या है, वो है इलेक्ट्रॉन। दैट्स इट, नथिंग एल्स। और ये संख्याओं में आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इतना ही सा था सैमसंग का एटॉमिक मॉडल, बहुत सिंपल सा कहानी थी। हालांकि ये मॉडल कंप्लीटली फेल हो जाती है, इसके बारे में बहुत बहुत ज्यादा डिटेल हमें कुछ करना नहीं है, बहुत इजीली क्या हो रहा, कहानी खत्म हो जाती है। अब यहाँ देखो कहानी क्या हुआ, इसके आगे फेल होने का मतलब, वो मॉडल फेल क्यों हुआ, क्योंकि रदरफोर्ड का मॉडल आता है। तो रदरफोर्ड का मॉडल आने से पहले हमें रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को देखना है, देन हम उसके मॉडल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो वो किस तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो कर रहे थे अल्फा पार्टिकल के बम्बारमेंट की। मतलब वो क्या कर रहे थे कि अल्फा पार्टिकल्स ले रहे थे, और थिन गोल्ड फॉयल था बच्चों। ये थिन गोल्ड फॉयल कितना था, 0.0004 सेंटीमीटर, बहुत ही मतलब थिन हो गया, एक बुक के पेज से भी कहीं पतला हो गया आपका। तो ये फॉयल, ये देखो, ये मैंने पूरा येलो कलर का जो बनाया हुआ है पूरा, ये आपका गोल्ड का फॉयल है। ठीक है ना। और यहाँ पे देखो, ये जो आपका इस कलर में बनाया है, ये आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। क्या है ये आपका, मैं यहाँ लिख देता हूँ, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। और कौन सा सब्सटेंस है, किसको ले रखा था, कौन सा रेडियम ये इन्होंने ले रखा था, पोलोनियम लिया था। क्या नाम था उसका, पोलोनियम इन्होंने लेके रखा हुआ था। चलिए लिख लीजिए पोलोनियम, पीओ, पोलोनियम। ठीक है ना, ये पोलोनियम था। अब यहाँ पे क्या किया उन्होंने, एक लेड की प्लेट लगा रखी थी। क्या लगा रखी थी उन्होंने, एक लेड की प्लेट रही। तो ये जो व्हाइट कलर का तुमको ये लाइन दिख रहा है, इसको हम लोग लेड प्लेट कह देंगे। ठीक है ना, LEAD, लेड प्लेट। थोड़ा स्पेलिंग मेरी गड़बड़ होती रहती है। तो ये लेड प्लेट था, देख लेना अगर गड़बड़ कहीं हो तो। यहाँ से क्या हो रही थी, ये रे निकल रही थी। अब यहाँ से रे तो अल्फा रे है, तो अल्फा रे का कोई सिस्टम तो है नहीं, ये ऐसे निकलेंगे, इधर इधर इधर, ये चारों तरफ निकलेंगी। बट यहाँ पे ये इसमें छोटा सा एक पोर है, जो क्या कर रहा है, रेड, ये जो आपका रे निकल रहा है उसको स्ट्रेट रख रहा है। मतलब ये नहीं कि स्कैटर्ड कर दे रहा पूरा, यहाँ से जो अल्फा रेज निकल रही है ऐसे एकदम स्ट्रेट जा रही है।
तो अल्फा रेज ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, यहाँ पे टकरा रही है, ये जा रही है, यहाँ पे जाके क्या हुआ, टकरा गया। ठीक है, अब यहाँ टकराने के बाद क्या हुआ, कुछ आप देख रहे हो कि कुछ रेज इधर जा रही हैं, कुछ इधर जा रही हैं, कुछ इधर जा रही हैं, ठीक है ना, सब अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, कुछ इधर जा रही हैं, कुछ इधर जा रही हैं, कुछ इधर आ रही हैं, मतलब ऐसे आ रही हैं, कुछ इधर कुछ इधर। ये स्कैटरिंग हो रहा है अल्फा का। ये जो पोर्शन जो देख रहे हो, जो स्क्रीन लगा हुआ है व्हाइट कलर में, जो मैंने लिख रखा है, ये व्हाइट कलर वाला स्क्रीन क्या है आपका, ये मूवेबल है। ये क्या होते हैं, मूवेबल होते हैं, मतलब ये इधर से उधर इसको पकड़ के तुम ऐसे इधर ले जा सकते हो, मतलब ये वाला चीज यहाँ भी ला सकते हो, ये वाला चीज यहाँ घुमा के इधर भी लेके चले जा सकते हो, यहाँ भी ला सकते हो, मतलब ये घूम रहा है ऐसे, घूमता रह रहा है ऐसे, घुमा, मूवेबल है, आसानी से मूव कर सकता है। पॉइंट ही क्लियर है। और इसमें फ्लोरोसेंस है, मतलब यहाँ पे क्या है, ये जो व्हाइट कलर में ये फ्लोरोसेंस में, मतलब इस पे फ्लोरोसेंस की एकदम क्या हुई है, पॉलिशिंग कह सकते हो, मतलब फ्लोरोसेंस लगा हुआ है। अब ये फ्लोरोसेंस है तो फ्लोरोसेंस सबको मालूम है, उस पर अनविजिबल लाइट पड़े तो भी क्या होगा, वो चमकती है, इसकी प्रॉपर्टी यही होती है। थोड़ा सा अल्फा रे के बारे में बता दूं, तो अल्फा होता है बच्चे, ये पॉजिटिवली चार्ज रे होते हैं। क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज रे, पॉजिटिव चार्ज होता है। कितने प्रोटॉन होते हैं उसमें, 2 प्रोटॉन होते हैं। इसका वेट क्या होता है, इसका मास नंबर 4 होता है। कितना होता है इसका मास नंबर, 4। अरेंज कर लेते हैं इसको, इसका मास नंबर बच्चे होता है 4। कितना है, मास नंबर 4। अरे हीलियम का न्यूक्लियस कह सकते हो, 2He4। ये हीलियम का न्यूक्लियस होता है, 2 प्रोटॉन हो जाते हैं, और 4 क्या होता है इसका मास नंबर निकल के आता है। तो एक तरह से अल्फा, पहली बात तो ये हैवी रे है, भारी है। दूसरी चीज, इसमें 2 प्रोटॉन है आपके पास, मतलब 2 पॉजिटिवली चार्ज है। अब बच्चे ये रे यहाँ पहुंचा, और ये रे यहाँ पढ़ने के बाद कुछ इधर और इधर आपके स्कैटरिंग हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव नेचर है, और इधर इधर स्कैटर, ये दिखाने की कोशिश करके सीधे निकल गए। क्या निकल गए, सीधे निकल गए, ये बताने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा थोड़ा डिविएट शो कर रहा है, हल्का हल्का। तो ये इस तरह से स्कैटर्ड होने का रीजन क्या था, क्यों ऐसा रीजन हुआ कि स्कैटर्ड होता रहा है। तो कोई पॉजिटिव चीज क्यों डेविएट करेगा, ये सीधे इसको निकल जाना चाहिए था ऐसे। एक तो अल्फा है, इसकी स्पीड बहुत हाई होती है, ठीक है ना, अल्फा रेज लाइट की पार्ट है, तो काफी ज्यादा इनकी स्पीड होती है। उसके बाद भी क्या हो रहा है, और हैवी भी है भाई, 2 प्रोटॉन प्लस 4 इसके पास क्या है, मतलब मास नंबर है, तो काफी हैवी भी ये चीज है। पर स्टिल क्या हो रहा है, चीजें आप देख रहे हो कि ये अपने पाथ से डेविएट हो रहा है। तो भाई ये पाथ से डेविएट होने का रीजन क्या है, इसकी लॉजिक क्या हो सकती है, ये सभी इनके एक्सपेरिमेंट में निकल के आता है। चलो इनको वन बाय वन करके स्टडी करते हैं। ये सेटअप देखा एक्सपेरिमेंट का, थोड़ा सा मैं अंदर अब इसको जूम करके, इस मेटल शीट के अंदर क्या हो रहा है, जो गोल्ड का शीट है उसके अंदर क्या हो रहा है, वो हम देखने वाले हैं। एक आपका पोलोनियम का रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था, यहाँ से निकला, यहाँ पे लेड प्लेट थी जिसमें थोड़ा सा पोर था, जिससे कि इसमें तो रेज बहुत सारी इधर उधर जा रही थी, वो सब फिल्टर हो गई। ओनली ये वाला आपका क्या स्ट्रेट फॉर्म में रे जा पा रहा है, एक स्ट्रेट रे की बीम जाके गोल्ड फाइल पे गिर रही है। गोल्ड फाइल पे गिरने के बाद कुछ इस तरह की उन्होंने चीजों को एनालिसिस किया। इसको डिटेल आप क्लास 12 में ना, आपका न्यूक्लियर फिजिक्स है उसमें आपको उसको पढ़ना रहता है। क्या देखो फोटो, उसी को जूम करके चीजों देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कुछ उन्होंने एनालिसिस किया और कुछ स्टेटमेंट निकल के आए। इसमें वन बाय वन स्टेटमेंट मैं लिखते चलूंगा, आप समझते चलिए। पहला स्टेटमेंट उन्होंने क्या दिया कि जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स थे वो देखो स्ट्रेटली निकल जा रहे हैं, सीधे निकल जा रहे हैं, बेंट हुए बिना ऐसे निकल जा रहे हैं। अधिकांश अल्फा पार्टिकल क्या हुए, कहीं कोई उनकी बेंडिंग नहीं हुई, वो सीधे 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 निकल जा रहे थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑलमोस्ट 99% अल्फा रेज डू नॉट डिफ्लेक्टेड, उनमें कोई विचलन नहीं हुआ, सीधे सीधे निकल गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। पहला चीज उन्होंने ये नोटिस किया कि 99% क्या हो रहे थे, ऐसे ही निकल जा रहे हैं। फिर सेकंड वाले कहानी में देखो, सेकंड में क्या उन्होंने स्टेटमेंट दिया, सेकंड में उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि बहुत कम ऐसे थे, ठीक है ना, वेरी फ्यू ऑफ देम, ठीक है ना, वो क्या हो रहे थे, स्मॉल एंगल पे डिविएट हो रहे थे, ठीक है ना, वेरी फ्यू, वेरी फ्यू अल्फा रे डिफ्लेक्टेड बाय मेकिंग स्मॉल एंगल, ठीक है ना, बाय मेकिंग स्मॉल एंगल। दिखाता हूं यहाँ पे, ये देखो, कुछ ऐसे अल्फा थे जो ये देखो ये जा रहे हैं ऐसे, ये ऐसे चलेगा ये। तो कुछ ऐसे अल्फा ऐसे बना लो, न्यूक्लियस का मैं अब साइड में अलग से बना के भी दिखा देता हूँ। ये मेरा, ये अपना वाला बना लेते हैं, ये प्लस है। ये कुछ बहुत कम ऐसे थे, ये न्यूक्लियस है, बहुत कम ऐसे थे जो ऐसे बहुत कम एंगल पे क्या होता है, इससे डेविएट हो जाता है। एंगल नापना है तो क्या करो, इस लाइन को आगे बढ़ा दो, और इनको ऐसे, ये कहानी क्या रही है, एंगल आपको दिख रहा है, तो बहुत कम एंगल पे डिविएट होते हुए नजर आ रहे थे। पॉइंट क्लियर है। थर्ड पॉइंट इनको क्या मिला, थर्ड पॉइंट में इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि
बहुत बहुत कम, और वेरी फ्यू, ठीक है ना, वेरी फ्यू, बहुत कम, ठीक है ना। ऐसे अल्फा पार्टिकल लगभग क्या कर सकते हो, 1/20,000, 20,000 में एक अल्फा रेज ऐसी थी जो क्या हो रही थी, बहुत लार्ज एंगल पे डिविएट हो रही थी। वेरी फ्यू अल्फा रेज आर deviating एट लार्ज एंगल। ये लार्ज एंगल कितना था बच्चे, ये लार्ज एंगल बच्चे ऑलमोस्ट 180 के बराबर था, ऑलमोस्ट 180 के बराबर था, मोर देन 90। ये वाले ऐसे गए, ये 90 था, इससे भी इधर, तो ये क्या बहुत कम थे, देखो इधर चले गए ऑलमोस्ट, कुछ तो ऐसे थे कि ऐसे चले गए, रिटर्न आ गए, तो ये बहुत कम थे। 20,000 में एक ऐसे नजर आ रहे थे जो क्या कर रहे थे, 90 से ज्यादा एंगल पे डिविएट हो रहे थे, ऑलमोस्ट 180 के पास पहुंच जा रहे थे, वेरी फ्यू ऑफ देम, ये पॉसिबिलिटी हो पा रही थी। ये पॉइंट क्लियर हुआ, समझ में आया। तो ये एक्सपेरिमेंट था इनका, जिसमें ये चीज उन्होंने एनालिसिस की, ये डाटा उनको निकल गया, 3 डाटा निकल के आए, लगभग चीजें बाहर निकल जा रही थी, मतलब एटम का अधिकांश भाग क्या है, खोखला है, देखो सारे पार्ट निकल जा रहे हैं, यहाँ प्लस है, तो ये देखो सब निकल जा रहे हैं लगभग। बहुत कम थे जो बहुत स्मॉल एंगल पे डेविएट हो रहे थे, वेरी फ्यू ऑफ देम जो क्या हो रहा था, 90 ज्यादा एंगल बना के वो रिटर्न हो रहा था। इतना ही इन्होंने क्या हुआ था, 3 पॉइंट को इन्होंने एनालिसिस किया और निकाला, निकाले तो बहुत सारे पॉइंट थे, बट ये 3 पॉइंट हमें देखना था। अच्छा, ये जो कहानी है ना, एक छोटा सा मैं यहाँ पे, ये फिजिक्स में जो आपको पढ़ना भी रहता है, न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ोगे, ये जो आपका ये एटम जा रहा है ना, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो इलेक्ट्रॉन के पास अप्रोच कर पा रहा है, मतलब न्यूक्लियस के पास, ये यहाँ देखो ये प्लस है, तो अल्फा रे जा रही थी, ये न्यूक्लियस की जो सबसे अधिकतम नजदीकी दूरी पहुंच पा रहा है, ये तो मान लीजिए अल्फा ये क्या, और ये यहाँ सबसे, मतलब अब यहाँ से इसकी डिस्टेंस बहुत मिनिमम है, इसकी डिस्टेंस यहाँ से क्या है, मिनिमम पहुंच गई। ये वाला जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच, क्या बोलते हैं, क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं, क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब ये सबसे क्लोजेस्ट अप्रोच था अल्फा पार्टिकल का न्यूक्लियस के पास तक का, ठीक है ना। जितना ही ज्यादा नजदीक अप्रोच करेगा उतना ही ज्यादा रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, उतना ही ज्यादा वो बड़े एंगल पे जाता है। पॉइंट क्लियर हो गया, होपफुली अभी तक जितनी मैंने आपसे बातें कही सब चीजें आपको समझ में आ रही है। अब इस पे क्या हुआ, रदरफोर्ड ने कुछ कंक्लूजन निकाला, उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। पहला कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि भैया 99% अल्फा क्या हुए, डिफ्लेक्ट ही नहीं हुए, सीधे सीधे निकल जा रहे हैं। तो सीधे सीधे निकलने का रीजन क्या हो सकता है, तो इन्होंने बोला कि जो एटम होता है बच्चे, एटम का स्फेयर जो होता है मोस्टली भाग क्या होते हैं, एम्प्टी होते हैं, तो यहाँ बोलेंगे मोस्ट ऑफ द एटम स्पेस आर एम्प्टी, ठीक है ना। अधिकांश हिस्सा क्या निकल के आया, खाली निकल के आया, मतलब उसमें कुछ था ही नहीं, ठीक है ना, एम्प्टी था। सिंपल सा क्लियर है, इसमें तो कुछ आपको सोचना ही नहीं है, पूरा का पूरा खाली है। दूसरा स्टेटमेंट इसमें क्या बना दीजिएगा, दूसरा स्टेटमेंट जो उनका डिफ्लेक्शन करके निकल के आ रहा है, वहां से बोलेंगे मतलब बहुत स्लाइटली वाला पॉइंट आया था ना, वेरी स्मॉल एंगल बनाते हुए क्या हुए थे, वेरी फ्यू अल्फा डिफ्लेक्टेड मेकिंग स्मॉल एंगल। यहां से क्या बताया उन्होंने, कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि सेंटर में, एट द सेंटर ऑफ स्फेयर, एट द सेंटर ऑफ एटम, बोलिए एट द सेंटर ऑफ एटम, क्या बोलेंगे, पॉजिटिवली चार्ज कंसंट्रेटेड, ठीक है ना, कंसंट्रेटेड, मतलब सेंटर में क्या है, पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड फॉर्म में है, ठीक है ना। तो वो आपका क्या हुआ, एक कंसंट्रेशन, मतलब मोस्टली जो कहानी थी, सेंटर में एटम क्या हुआ था, पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है, ये पॉजिटिव चार्ज चारों तरफ नहीं थे, इनके हिसाब से क्या था, सेंटर में कंसंट्रेटेड थे। और ये जो रीजन था, दिस रीजन, इस रीजन को उन्होंने कहा, दिस रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियस, इस रीजन को उन्होंने न्यूक्लियस कहा। थर्ड पॉइंट में क्या देखा था, वेरी फ्यू ऑफ देम आर रिटर्निंग बैक, ठीक है ना, मेकिंग मोर देन 90 डिग्री, मतलब बहुत इन लार्ज एंगल बनाया। तो इन्होंने ये स्टेटमेंट है, भाई अल्फा खुद ही हैवी है और कोई उसको ढकेल के रिटर्न भेज रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सा कहानी है कि जो भी चीज है सेंटर में वो क्या है, काफी डेंस है, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिवली चार्ज जो थे, दीज कंसंट्रेटेड, ठीक है ना, पॉजिटिवली चार्ज आर डेंसली इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है ना, which is
heavy, or we can say that क्या कि the mass of atom is concentrated in a nucleus. जो एटम का मास था वो कहाँ पे कंसंट्रेटेड था, न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड था, मतलब न्यूक्लियस के अंदर था। दैट्स इट। ये 3 पॉइंट यहाँ निकल के आए, उससे कंक्लूजन निकल के आया, अभी मॉडल नहीं आया, ये 3 बातें वहां से कंक्लूजन निकाला, ये बातें नोटिस की, तो ये इनका क्या हुआ, स्टेटमेंट निकल के आया। वो बातों से क्या होता है भाई, 99% क्या थे, एम्प्टी थे, इसका मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है, खाली है। दूसरी पार्ट ये स्मॉल एंगल पे बीच सेंटर में ये कहानी दिखने को मिल रही थी, सेंटर की तरफ अप्रोच करने पे ही कर रही थी। तो सेंटर की तरफ अप्रोच करने पे होने का मतलब क्या है, जो सेंटर में क्या होगा, जरूर पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन है, मतलब वहां पे घनी आबादी है प्लस वालों की, पॉजिटिव चार्जों की। अब उसमें से बहुत कम ऐसे अल्फा रेज थे जो रिटर्न भी आ रहे थे। रिटर्न आने का रीजन क्या होगा, जो भी वो सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, वो हैवी है, डेंसली है, मतलब पूरा मास जो है एटम का कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, सेंटर में कर रहा है। सिंपल से कहानी इतना ही बोल दो, कहानी खत्म, ठीक है ना। अब इसका मॉडल आता है, इतनी बातें एनालिसिस करने के बाद अब आएंगे रदरफोर्ड का मॉडल। हेडिंग डालेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। चलिए रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को देखें क्या कहते हैं। बहुत सिंपली, ये कुछ है नहीं। पहला, इन्होंने जितनी 3 पॉइंट निकाला था ना, जो एनालिसिस किया था, तीनों पॉइंट को एक ही में इंक्लूड कर दिया। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला एन एटम, ठीक है ना, consist of a heavy positively charged nucleus, ठीक है ना, where all the proton and neutron are present, ठीक है ना। एटम क्या कर रहा है, एक हैवली पॉजिटिव चार्ज को मतलब कंटेन कर रहा है, जिसको न्यूक्लियस कह रहे हैं, उसी के अंदर सभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। जिसको हमने क्या किया, रिफर्ड एज अ, इसको आप बोल सकते हो आर कॉल्ड न्यूक्लियस, आर कॉल्ड न्यूक्लियस, इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। पहला एटॉमिक मॉडल निकल के यहाँ पे कहानी है, ठीक है ना। पहले पॉइंट में इन्होंने बताया था। दूसरा पॉइंट ये कहा कि भाई ठीक है, ये तो हो गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पोजीशन को बता दिया। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में चर्चा कर ले, इलेक्ट्रॉन की कहानी क्या है। तो रदरफोर्ड के दूसरे मॉडल में आता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एट एनी सर्कुलर पाथ। जो भाई इलेक्ट्रॉन है ना, न्यूक्लियस के ही चारों तरफ क्या हो रहे हैं, मान लो यहाँ प्लस है तो इसके ही चारों तरफ क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन हमारे रिवॉल्व कर रहे हैं, और किसी भी सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहे हैं, एट एनी सर्कुलर पाथ। ये एनी सर्कुलर पाथ की बात कर रहे थे। थर्ड पॉइंट क्या इन्होंने स्टेटमेंट में लेके आया, थर्ड पॉइंट इनका स्टेटमेंट बच्चे आ रहा है कि ठीक है, ये तो कहानी हो गया कि प्लस है, इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर रहे हैं, एवरीवन इज एक्सेप्टेड, यहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के ऊपर। तो ये कैसे रिवॉल्व कर रहा है, तो इन्होंने कहा कि इस इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसके और इस जो पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। कैसा बिहेव कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। अभी केंद्रीय बल, अब नॉर्मली धागा लेके ऐसे यहाँ पे बचपन में खेल रखे होगे, यहाँ पे कोई क्या कोई ईंटें बांधो, अगर तुमने नहीं खेला तो कोई बात नहीं, 90s के तो बच्चे खेलते थे, धागा बांध के पकड़ लेंगे, इसको गोल 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 घुमाएंगे। दिस इज व्हाट सेंट्रीपिटल फोर्स, इसी को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। सेंटर पे क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाइड हो रहा है भाई, ये जो चीज है वो यहाँ से निकल के बाहर जाना चाह रहा है, बट तुम उसको बाहर जाने नहीं दे रहे हो, तो वो बाहर तो जाना चाह रहा है, ये फोर्स इधर जाना चाह रहा है, बट तुम क्या करो, इधर वाले फोर्स को जो बाहर जा रहा है उसको तुम एक डायरेक्शन दे दी इस साइड में, तो ये फिर क्या होता है, फिर ये यहाँ पहुंचता है, फिर इसको तुमने इधर डायरेक्शन दिया, फिर यहाँ पहुंचता है, फिर तुमने इसको इधर डायरेक्शन दिया, फिर इधर फोर्स, ये ऐसा डायरेक्शन। तो ये भी सेम काम क्या कर रहा है, ये न्यूक्लियस के अंदर बैठा हुआ प्रोटॉन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन के जो स्टैटिक फोर्स होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मीनिंग तुम्हें क्लियर होना चाहिए, नहीं मालूम है तो चलो एक सेकंड के लिए बता दूं। कोई भी बच्चे चार्ज पार्टिकल हो, पॉजिटिव
पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, मतलब इस तरह के कोई भी चार्ज पार्टिकल हैं, अगर वो रेस्ट पोजीशन पे है, क्या है, रेस्ट पोजीशन पे, क्लास 12 का पहला ही चैप्टर है रेस्ट पोजीशन पे, चैप्टर का नाम ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो रेस्ट पोजीशन पे है, तो ऐसे कंडीशन में जो अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, या जो भी फोर्स इसके बीच में काम, रिपल्सन फोर्स काम कर रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब रेस्ट का मीनिंग यहाँ पे क्या है, चार्ज को मोशन नहीं करना, बट यहाँ तो इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, तो यहाँ कंडीशन ये होता है कि जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं, इन दोनों चार्ज में से कोई एक चार्ज एटलीस्ट रेस्ट में होना चाहिए, दोनों ही मोशन में नहीं होना चाहिए, कोई एक आपका क्या कर रहा है, रेस्ट पे है, तो वहां पे भी फोर्स की बारी बात होगी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की ही बात करेंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये इलेक्ट्रॉन कुछ उसी तरह से घूम रहा है जैसे सोलर सिस्टम में अर्थ जो होता है, अर्थ सन के सराउंड रिवॉल्व करता है, ठीक है ना, सन के चारों तरफ क्या होता है, अर्थ रोटेट करता है ना, तो वहां पे एफ जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे जो इनके फोर्स काम कर रहे थे एफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, दो चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा चार्ज ये प्रोटॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन वाला एक प्रोटॉन वाला, इनके बीच का डिस्टेंस आर स्क्वायर है, एक कांस्टेंट टर्म होता है, यहाँ से फोर्स निकल जाता है, तो इसी फोर्स के थ्रू क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है। क्लियर हो गया स्टेटमेंट का, मतलब ये लॉजिक समझ में आया क्या ही कहना चाह रहा, और यही फोर्स क्या है, एम वी स्क्वायर, अब कंडीशन बना लो, सेंट्रीपिटल फोर्स निकालो, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये रिलेशन बन जाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ, तो यहाँ स्टेटमेंट अगर मुझे लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, स्टेटमेंट अगर आपको देना हो तो स्टेटमेंट दे दीजिए, द इलेक्ट्रॉन revolve around the nucleus through the electrostatic force which act as centripetal force, centripetal force, right? It is same as a it is it is same as sun, earth rotate around sun, ठीक है ना, ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि धरती सूरज के चारों तरफ परिक्रमा करती है। यहाँ कहानी मैंने आपको नोट करा दिया, चीजें आपको क्लियर होगी। ये आपका क्या था, रदरफोर्ड साहब का मॉडल था, और ये काफी हद तक इन्होंने चीजों को सही से समझाने की कोशिश की थी। भाई सिंपल से कहानी, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, एकदम सब कुछ सिस्टम में था, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कोई भी चीज गलती आ रही, सब कुछ सही सिस्टम में चल रहा था, बट उनकी कुछ ड्रॉबैक भी आ गई, ठीक है ना। तो ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड को भी देख लेते हैं, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड, मतलब काफी चीजें इन्होंने बता दी भाई, न्यूक्लियस के बारे में बता दिया, एटम में इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है, काफी सारी बातें इन्होंने निकाल के दी हैं, ऐसा नहीं है कि इनकी चीजों में कमी है, बस हाँ कह सकते खामी रह गई, कुछ बातों को इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए वो थोड़ा देखो। मैक्सवेल साहब हुआ करते थे, ठीक है ना, उस समय, और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि कोई चार्ज पार्टिकल, क्या बोला इन्होंने, कोई अगर बच्चे चार्ज पार्टिकल है और अगर ये एक्सलरेट हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्सिलरेट हो रहा है, तो एनर्जी लॉस करेगा, क्या करेगा, एनर्जी लॉस करेगा, और एनर्जी लॉस करेगा दैट मीन्स उसमें रेडिएशन होगा, होगा ना भाई, एनर्जी लॉस हुआ तो क्या हुआ, उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब हुआ रेडिएशन, रेडिएशन का मतलब यहाँ पे वेव का निकलना, ठीक है ना, स्पेक्ट्रम निकलना, तो रेडिएशन होगा। तो भाई साहब इनसे यही क्वेश्चन सिंपल सा बन रहा है कि ये प्लस है एक्सेप्टेबल, ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे इस सेल में घूम रहा है, घुमाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, घुमाते रहिए, इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर रहा था, अच्छा ठीक है, इनकी भी स्टैटिक फोर्स काम कर रहा था, वो भी ठीक है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव किया वो भी ठीक है,
बट मुझे ये जानना है कि भाई सर्कुलर पाथ पे अगर इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, यहाँ पे रोटेट कर रहा है, तो ये एक्सेलरेट हो रहा है। यहाँ पे रोटेट कर रहा है तो इस रोटेट करने एक्सेलरेट हो रहा है, बाय डायरेक्शन कंटिन्यूअस चेंज हो रही है, कभी इधर तो कभी इधर तो कभी इधर, डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसका, तो ये एक्सेलरेट फॉर्म में चल रहे हैं। तो भाई इनको एनर्जी दे कौन रहा है इस तरह से स्पीड में चलने के लिए? इलेक्ट्रॉन की स्पीड ऑलमोस्ट 10⁵ मीटर पर सेकेंड की स्पीड होती है, बहुत ज्यादा स्पीड है, वेरी हाई स्पीड, लगभग लाइट के आसपास पहुंच जा रहा है। ठीक है ना, 10⁸ हो तो लाइट हो जाता है, ये 5 है, बहुत ज्यादा स्पीड है। तो 10 इतनी स्पीड आखिर आ रही है तो खत्म क्यों नहीं हो रही है? कौन इसको कंटिन्यूअस एनर्जी प्रोवाइड करते रह रहा है? क्यों ये घूमते रह रहा है? क्यों नहीं ऐसा हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन घूमते 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 न्यूक्लियस में आके गिर जा रहा है? होना चाहिए ना। एनर्जी लॉस हो रही है मतलब क्या हुआ? स्पीड घटेगी, काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी, घटेगी तो धीरे धीरे क्या होगा, ऐसे स्पायरल होकर यहाँ पे न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा, तो दम से गिर जाएगा उसमें। तो ऐसा तो हो नहीं रहा है, तो इसका लॉजिक क्या है? यहां से कुछ आपकी क्या हो रही थी, इन्होंने he was not he was not able to explain he was not able to the explain about the कर लीजिए about the about the line spectrum, ठीक है ना, about the line spectrum। बच्चे ये लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, मतलब यहाँ से कुछ ऐसे क्या हो रही थी, स्पेक्ट्रम निकल रही थी, वो डिस्क्रीट फॉर्म में थी, उसका उनके पास कोई आंसर नहीं था। तो ओवरऑल अगर मैं बात करना चाहूं तो सिंपल सा कह सकते हैं, रदरफोर्ड जो मॉडल था वो एटम के स्टेबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया। भाई एटम डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, जो अगर ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे कि चार्ज पार्टिकल एक्सलेट हो रहा है, एनर्जी लॉस होगा, रेडिएशन होगा, मतलब स्पेक्ट्रम निकल रही है, इन सब के लॉजिक जब नहीं बता पाएंगे कि क्यों हो रहा है, तो एटम तो डिस्ट्रॉय होना है, क्योंकि आपके हिसाब से इलेक्ट्रॉन यहाँ गोल गोल घूम रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स से। तो कौन है भैया इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है? कहीं से तो एनर्जी मिलना चाहिए कंटिन्यूस दौड़ने के लिए, तुम ही कंटिन्यूस दौड़ो तो कहीं खाते हो तभी तो एनर्जी बनती है दौड़ते हो। तो ये एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड साहब के पास नहीं था। तो इस तरह से अर्ली एरा के मॉडल में ये प्रॉब्लम आई थी। एक और अर्ली एरा का मॉडल बच गया, दैट इज व्हाट, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो बोहर्स का एटॉमिक मॉडल इन सभी प्रॉब्लम को दूर करता है। हिट मतलब वो मॉडल एकदम जबरदस्त था, हर एक चीज का आंसर उनके पास था। तो रदरफोर्ड के मॉडल को स्टार्ट करने से पहले, मतलब काफी लेट में आया था, ऐसा भी नहीं कि रदरफोर्ड मॉडल, अरे भाई रदरफोर्ड मॉडल कर रहे हैं, बोहर्स मॉडल, नील्स बोहर, ऐसा नहीं था कि नील्स बोहर इनके रदरफोर्ड के ड्रॉबैक के बाद तुरंत बना दिए, ऐसा कुछ नहीं किया, काफी समय तक वेट किए। उसमें मैक्सवेल करके साइंटिस्ट हुआ, मैक्सवेल कह रहे हैं, प्लैंक हुआ करते थे, ठीक है ना, हर्ट जैसे साइंटिस्ट थे, ये लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे डिस्कशन कर रहे थे। लाइट के ड्यूल नेचर के बारे में स्टार्ट हो गई थी, कहानियां शुरू होने लगी धीरे धीरे करके, और ये लोग मिलकर डिस्कवर कर भी दिए थे। तो एक बार लाइट के ड्यूल नेचर डिस्कवरी हो जाएगा, उसके बाद नील्स बोहर का एटॉमिक मॉडल आता है। तो नील्स बोहर के एटॉमिक मॉडल को पढ़ने से पहले प्लैंक के और ये हर्ट्ज का जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था उसको स्टडी कर लिया जाए, उसको सीख लिया जाए, देन हम बोहर्स के एटॉमिक मॉडल पे पहुंचेंगे। तो इस क्लास में इतना ही बच्चों, चलो फिर, थैंक यू।